नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, पिछले सत्र में हमने प्रेमचंद की पूस की रात कहानी जो सेकंड ग्रेड के पाठ्यक्रम में प्रस्तावित है उस पर गहरी चर्चा की थी और उसके जरिए हमने प्रेमचंद के जीवन और उनके साहित्यिक योगदान पर भी विस्तार से बातचीत की थी। हमने उनके साहित्यिक दृष्टिकोण को समझा था और आज के सत्र में भी हम प्रेमचंद की कहानी कफन पर बात करने वाले हैं। मैंने ये सोचा कि फर्स्ट ग्रेड में, क्योंकि कफन कहानी प्रस्तावित है प्रेमचंद की और प्रेमचंद की एक कहानी हम पहले पढ़ ही चुके हैं, तो जो बच्चे सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों की तैयारी कर रहे हैं उनको कफन समझने में आसानी होगी। सबसे पहली बात तो ये दोस्तों, कफन शुरू करें उससे पहले मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहती हूं कि प्रेमचंद का साहित्यिक दृष्टिकोण था आदर्शोन्मुख यथार्थवाद। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद, जैसा कि मैंने स्पष्ट किया था आपसे, कि एक ऐसे यथार्थ का चित्रण, एक ऐसी कड़वी सच्चाई का चित्रण जिसका अंत किसमें हो? आदर्श की स्थापना में हो। लेकिन प्रारंभिक जितनी भी रचनाएं प्रेमचंद की हैं उन सभी रचनाओं में आदर्शोन्मुख यथार्थवाद मिलता है, यानी उनकी हर कृति का समापन एक आदर्श की स्थापना के रूप में होता है। लेकिन जैसे जैसे उनकी साहित्यिक यात्रा आगे बढ़ती है और वे जनता के, आम जन के और करीब आते हैं, उनकी पीड़ाओं को अपने भीतर महसूस करने लगते हैं, तब वो आदर्शवाद, आदर्श की स्थापना का जो ध्येय था वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है और उनका जीवन, उनके साहित्यिक कर्म का एक उद्देश्य हो जाता है कि जो कुछ भी समाज में घटित हो रहा है उसको यथार्थ रूप में अभिव्यक्त करना। और कफन उनकी एक ऐसी ही कहानी है। मैंने पूस की रात पढ़ाते समय भी चर्चा की थी आप लोगों से कि हालांकि उनका साहित्यिक दृष्टिकोण आदर्शोन्मुख यथार्थवाद है, लेकिन पूस की रात में भी आदर्श की स्थापना नहीं है, क्योंकि अब प्रेमचंद किस ओर उन्मुख हो गए हैं? यथार्थ चित्रण की ओर उन्मुख हो गए हैं। और इस प्रसंग में मुझे एक बहुत ही सुंदर प्रसंग याद आ रहा है, जिसमें मैंने एक लेख पढ़ा था, उसमें बताया गया था, विशाल भारत में प्रेमचंद का एक लेख 1921 में प्रकाशित हुआ था और उसमें प्रेमचंद ने स्पष्ट रूप से कहा था कि कोई बहुत ज्यादा धन प्राप्त करने का, बहुत बड़े बड़े बंगलों में रहने का, मोटर गाड़ी का मुझे कोई आकर्षण नहीं है, कोई हविस नहीं है। हविस शब्द इस्तेमाल किया था उन्होंने, और हविस नहीं है, बस मैं चाहता हूं कि मैं इस दुनिया से जाऊं, उससे पहले दो चार ऐसी अनमोल कृतियां छोड़ जाऊं संसार में जो लोगों का मार्गदर्शन, आगामी पीढ़ियों का मार्गदर्शन कर सके। तो इस तरीके से ये जो कथन है प्रेमचंद का वो स्पष्ट करता है कि किस तरह से एक साहित्यकार अपनी साहित्यिक यात्रा के विकास के दौर में अपने दृष्टिकोण में बदलाव महसूस करता है। जैसे जैसे वे यथार्थवाद के निकट आते गए वैसे वैसे वे प्रगतिशील दृष्टिकोण के धनी होते गए। और हमने पिछले सत्र में पढ़ा था कि 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय प्रगतिशील सम्मेलन आयोजित किया गया, उसके अध्यक्ष बनाए गए प्रेमचंद। तो इन सारी बातों को, इस सारी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए आप कोशिश करिए कि आप कफन के मूल उद्देश्य को, उसकी मूल संवेदना को, उसके मूल मर्म को समझ पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कफन के विषय में, इससे पहले कि हम कफन शुरू करें, कफन से पहले एक बहुत बड़े साहित्यिक आलोचक हुए हैं डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव, जिनकी अनेक पुस्तकें हैं, और उन्होंने प्रेमचंद की कफन कहानी के विषय में ये कथन कहा है। ये कथन मैंने यहां इसलिए दिया है दोस्तों ताकि आप समझ सकें कि पहले के प्रेमचंद और बाद के प्रेमचंद में क्या फर्क है और किस तरीके से परमानंद श्रीवास्तव उनकी कफन कहानी का मूल्यांकन करते हैं। और यहां परमानंद श्रीवास्तव केवल एक साहित्यकार नहीं है, बल्कि संपूर्ण साहित्यिक आलोचकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो देखिए क्या कहते हैं डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव। कफन हिंदी की सर्वप्रथम नई कहानी है। सर्वप्रथम नई कहानी कहते हैं डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव कफन को। और नई कहानी का मतलब क्या है? नई कहानी का मतलब अभी अभी लिखी गई कहानी से नहीं है, बल्कि एक कहानी की धारा 1950 के आसपास
साहित्य जगत में, हिंदी साहित्य जगत में प्रारंभ हुई थी, जिसे नई कहानी कहकर संबोधित किया गया, जिसमें मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव आदि बहुत सारे कहानीकारों ने कहानियां लिखी। तो ये जो 1950 के आसपास की कहानी है, इसे नई कहानी क्यों कहा गया? क्योंकि इसके कथ्य में नयापन था, इसकी संवेदना में नयापन था, इसके प्रस्तुतिकरण के तरीके में यानी शिल्प में नयापन था। और खास तौर से इस नई कहानी में मानवीय जीवन के जो विकृत बिखरे हुए पहलू हैं उनको प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया था और यथार्थवादी दृष्टिकोण था। जो पारिवारिक बिखराव हमको दिखाई दिया आजादी के बाद के वर्षों में धीरे धीरे बढ़ता हुआ, जो कि अब आज की तारीख में बहुत ज्यादा विकराल रूप धारण कर चुका है, उसकी अभिव्यक्ति 1950 के बाद कहानियों में होने लगी। तो इस परंपरा की कहानी माना है डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव ने, यानी जिसमें मनोव्यथाओं का चित्रण हो, समाज की विसंगतियों का चित्रण हो, जीवन के यथार्थ का चित्रण हो, पारिवारिक बिखराव का चित्रण हो, मूल्यहीनता का चित्रण हो, वो सब कुछ नई कहानी में मिलता है जो 1950 के बाद शुरू हुई। लेकिन कफन 1936 की लिखी हुई कहानी है और 1936 का वर्ष ही प्रेमचंद की मृत्यु का वर्ष है, आपको भूलना नहीं है, यानी ये उनकी अंतिम कहानी है। और इस 1936 में लिखी हुई कहानी को डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव इसके कथ्य के आधार पर नई कहानी कहकर संबोधित करते हैं और उनका कहना है कि 1950 में जो नई कहानी परंपरा शुरू हुई उसकी वास्तव में शुरुआत प्रेमचंद ने कफन के द्वारा ही कर दी थी। आगे देखते हैं। वह पूर्णतः आधुनिक है, यानी ये कहानी पूर्व युग की नहीं है, ये कहानी पूरी तरह से आधुनिक है, इसका कथ्य भी पूरी तरह से आधुनिक है, क्योंकि उसमें न तो प्रेमचंद का जाना पहचाना आदर्शोन्मुख यथार्थवाद है। आधुनिक क्यों है कफन कहानी? क्योंकि उसमें प्रेमचंद का जो साहित्यिक दृष्टिकोण है आदर्शोन्मुख यथार्थवाद, उसकी अभिव्यक्ति नहीं की गई है। दूसरी बात, न कथानक संबंधी पूर्ववर्ती धारणा है। अब कथानक संबंधी पूर्ववर्ती धारणा में संक्षेप में आपको बता दूं कि कथानक संबंधी पूर्ववर्ती धारणा का अर्थ है कि जब कहानी लेखन शुरू हुआ, उसके स्वरूप के विषय में साहित्य शास्त्रियों ने चर्चाएं की, तो उन्होंने कहानी के कथानक के 4 पड़ाव माने, जिसमें था प्रारंभ, मध्य, चरमोत्कर्ष और अंत। और उसी को आधार बना करके, उसी सांचे में ढाल करके कहानीकार कहानियां लिखते गए। लेकिन जैसे जैसे कहानी नएपन की दुनिया में प्रवेश करती गई, वैसे वैसे ये शिल्प बिखरता गया और समय के अनुसार कहानी के स्वरूप में परिवर्तन आता गया। तो लेखक परमानंद श्रीवास्तव कहते हैं कि ये जो कफन कहानी है, इसमें जो कफन के जो कहानी के 4 पड़ाव हैं, उनका भी पूरी तरह से निर्वाह नहीं किया गया, यानी कथा वस्तु का गठन परंपरा के आधार पर नहीं किया गया है। न गढ़े गढ़ाए इंस्ट्रूमेंटल जैसे पात्र हैं। इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है यंत्र, हम बटन दबाते हैं, यंत्र हमारी इच्छा अनुसार काम करते हैं। और इंस्ट्रूमेंटल पात्र होने का मतलब, क्योंकि जब कोई भी कहानीकार यथार्थ के माध्यम से आदर्श की स्थापना करना चाहता है, तो उसके जो पात्र होते हैं वो स्वाभाविक नहीं होते, अपने रूप में कार्य नहीं करते, बल्कि लेखक की इच्छा के अनुसार काम करते हैं, यानी कहानीकार के हाथ का इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो वो जिस दिशा में घुमाता है पात्रों को, उसी दिशा में वे घूमते हैं, क्योंकि लेखक का, कहानीकार का उद्देश्य होता है आदर्श की स्थापना करना। और ऐसा पूर्ववर्ती कहानियों में होता था। लेकिन कफन कहानी में डॉक्टर श्रीवास्तव कहते हैं कि गढ़े गढ़ाए, यानी प्रयत्न पूर्वक जिनका व्यक्तित्व निर्मित किया गया हो, ऐसे कहानीकार के हाथों की खिलौने जैसे पात्र कफन में नहीं है। कफन के पात्र ऐसे हैं, हम अभी जब पढ़ेंगे कहानी को तो आप महसूस करेंगे, कफन के पात्र ऐसे हैं जो आम जनता के बीच से उठ करके आ गए हों और उनके जीवन की हम जीती जागती एक चलचित्र सा देख रहे हों। वास्तविक जीवन से जुड़े हुए पात्र लगते हैं कफन कहानी के। न कोई परिणति है। अब इसमें कोई चरमोत्कर्ष भी नहीं है। परिणति मतलब चरमोत्कर्ष, जो कहानी का तीसरा पड़ाव होता है। तो इसमें कोई परिणति नहीं है, न कोई चरम सीमा है, न छिछली भावुकता है, कोरी भावुकता भी नहीं है और अतिरंजना भी नहीं है। अतिरंजना का मतलब है किसी भी यथार्थ स्थिति को या किसी भी काल्पनिक स्थिति को बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करना, तो वो स्थिति भी यहाँ नहीं है, बल्कि इसमें जिस स्थिति का चित्रण किया गया है वो सारी की सारी स्थितियां समाज में दिखाई देती हैं। और न कोई सीधी संप्रेष्य वस्तु और कोई ऐसा मूल संवेदना, कोई ऐसा उद्देश्य भी लेखक का नहीं है जिसके द्वारा वो समाज को कोई संदेश देना चाहता हो, कोई संदेश संप्रेष्य यानी संप्रेषित करना चाहता हो, संप्रेषण के योग्य। वह लेखक के बदले हुए दृष्टिकोण, ध्यान देंगे,
कफन कहानी लेखक के बदले हुए दृष्टिकोण और कहानी की बदली हुई संरचना का ठोस उदाहरण है। जो परंपरागत रूप था कहानी का, उसके बदले हुए स्वरूप की ओर संकेत करती है कफन कहानी, पहली बात। दूसरी बात, लेखक का दृष्टिकोण किस प्रकार आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से हटकर यथार्थवाद पर आकर टिक जाता है, उस बदले हुए दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करती है कफन कहानी। तो उम्मीद करती हूं यह कथन आपको कफन के संदर्भ में पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कुछ बिंदु जिनको आपको कंठस्थ करना ही है। प्रेमचंद की अंतिम कहानी है कफन। एक यथार्थवादी, किस प्रकार की कहानी है? ना आदर्शवादी है, ना काल्पनिक है, ना आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कहानी है, बल्कि केवल और केवल एक यथार्थवादी कहानी है। कफन मूलतः, जैसे कि हम जानते हैं कि नवाब राय के नाम से प्रेमचंद ने अपनी साहित्यिक यात्रा, अपना सृजन कर्म उर्दू में लिखने से प्रारंभ किया था, तो ये कहानी भी मूलतः उर्दू में लिखी गई। और उर्दू की एक पत्रिका है 1935 में, उस पत्रिका में जामिया, उस पत्रिका का नाम है, उसमें ये कहानी प्रकाशित हुई। लेकिन अगर इसके हिंदी रूपांतर की, हिंदी संस्करण की बात करें तो ये कहानी 1936 में प्रकाशित हुई। इसलिए हम, जब तक प्रश्न न पूछा जाए प्रकाशन उर्दू में प्रकाशित कब हुई, तब तक हमें केवल और केवल इसी वर्ष पर ध्यान केंद्रित करना है। अगर पूछा जाए कि कफन कहानी उर्दू में किस पत्रिका में और कब प्रकाशित हुई, तभी हमें इस सन की और इस पत्रिका की चर्चा करनी है, विकल्प में होगी ही। तो आपको यह ध्यान रखना है कि यह कहानी 1936 में हिंदी कहानी के रूप में चांद नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई, ये हमको ध्यान में रखना है। और इसके प्रमुख 3 पात्र हैं, घीसू, माधव और बुधिया, ये 3 पात्र हैं। और वैसे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बहुत सारे पात्र हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ घीसू और माधव की कहानी को, उनके जीवन के यथार्थ को अभिव्यक्त करने का माध्यम मात्र हैं। वास्तव में जो 3 पात्र उभर कर सामने आए हैं वो हैं घीसू, माधव और बुधिया, जो लगातार इस कहानी के केंद्र में बने रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कफन कहानी के कथा सूत्रों पर बात करते हैं। क्या कहानी है? बहुत छोटी सी कहानी है, लेकिन बहुत गहरी कहानी है। तो शुरुआत जब कहानी की होती है तो घीसू और माधव 2 पात्र हैं। घीसू पिता है और माधव पुत्र है। आप इस बात को ध्यान में रख लेंगे, क्योंकि मैंने अभी आपसे चर्चा की कि नई कहानी में पारिवारिक बिखराव को रेखांकित किया गया, उसे अभिव्यक्त किया गया। तो उस पारिवारिक बिखराव की संकेत हमको यहां मिलते हैं कि साथ रहकर भी जो रिश्ता है वो रिश्ते जैसा नहीं लगता इन दोनों पात्रों के बीच में। सबसे पहले जब कहानी शुरू होती है तो घीसू और माधव, जो कि पिता पुत्र हैं, वे झोपड़ी के बाहर अलाव जलाकर बैठे हैं। इसको सही कर लेंगे, ये अलाव है। अलाव जलाकर बैठे हैं और किसी के खेत से चुरा कर लाए गए आलू उस अलाव में भून करके खा रहे हैं। ये यहां से कहानी शुरू होती है। और आपको ये ध्यान रखना है कि घीसू और माधव वो बिल्कुल अकर्मण्य, आलसी और निकम्मे किस्म के पात्र हैं। यानी शुरुआत की कहानियों में जब आदर्श की स्थापना की जाती थी तो नायक हमेशा एक बहुत ही सद्गुणी व्यक्ति होता था, बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व का धनी होता था। लेकिन जैसे जैसे प्रेमचंद किस ओर मुड़ते हैं, यथार्थवाद की ओर मुड़ते हैं, उनके कहानियों के पात्र आम जन से लिए हुए दलित और शोषित और अपमानित और उपेक्षित वर्ग के पात्र बन जाते हैं। तो ये दोनों पात्र भी दलित वर्ग से हैं, पिता पुत्र हैं। किसी के खेत से क्योंकि काम करते नहीं हैं, तो जब भी भूख लगती है तो किसी के खेत से आलू चुरा कर ले आए हैं, अलाव जलाकर उसमें बैठ करके भून कर खा रहे हैं। अब झोंपड़ी के अंदर की स्थिति क्या है? झोंपड़ी के अंदर माधव की पत्नी बुधिया, जो तीसरा पात्र है कहानी में, वो है बुधिया। और वो बुधिया अंदर झोंपड़ी में प्रसव वेदना से पीड़ित है, उसे बच्चा होने वाला है। तो प्रसव वेदना से पछाड़ खाकर मुंह से बहुत दर्दनाक आवाजें निकाल रही है, जिससे कि सुनने वालों के दिल दहल जाएं। इस प्रकार की आवाजें उसके मुंह से निकल रही है। घीसू माधव से, यानी पिता माधव से बार बार ये कहता है कि जाकर उसे देखा, और वो इस संदर्भ में उसे याद दिलाता है कि जब उसकी मां बीमार थी तब वो हमेशा उसके पास ही बैठा रहा और उसे तसल्ली दिया करता था। कभी भी उसे इस तरीके से अकेला छोड़कर वो नहीं रहा।
तो ये बात कहकर वो माधव को प्रेरित करता है कि उसका फर्ज है कि वो अपनी पत्नी को जाकर संभाले, देखे। उसे देखने जाने के लिए कहता है, परंतु माधव क्यों नहीं जाता? देखिए, पिता और पुत्र का ये कैसा संबंध है। यहां आपको बिखराव का सूत्र दिखाई देगा। इस आशंका से उठकर नहीं जाता कि कहीं घीसू ज्यादा आलू ना खा ले। भूखमरी इस कदर दोनों पात्रों पर हावी है कि ना तो पिता पुत्र के विषय में सोचता है कि मैं ज्यादा खा लूंगा तो पुत्र मेरा भूखा ना रह जाए, न पुत्र ये सोचता है कि पिता बुजुर्ग है, अगर उसने ज्यादा खा भी लिए तो क्या फर्क है, मैं तो युवक हूं, मैं अगर भूखा रह भी जाऊंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों एक दूसरे की भूख के विषय में सोचते ही नहीं। और यही वो बिंदु है जिसके विषय में परमानंद श्रीवास्तव ने कहा था कि पारिवारिक बिखराव, नई कहानी के संकेत यहां पर मिलते हैं। तो वो इसलिए नहीं जाता उठकर कि अगर वो चला गया अपनी पत्नी को देखने अंदर तो घीसू ज्यादा आलू खा लेगा। यानी माधव के लिए पत्नी महत्वपूर्ण नहीं है, उसकी पीड़ा महत्वपूर्ण नहीं है, पिता महत्वपूर्ण नहीं है, पिता की भूख महत्वपूर्ण नहीं है, केवल और केवल महत्वपूर्ण है अपनी भूख। इस संकेत के, इस प्रसंग के द्वारा प्रेमचंद दोस्तों ये बताना चाहते हैं कि जब अत्याचार और पीड़ा अपनी हदें पार कर लेती है तो किस तरह से संवेदनाहीन हो जाता है एक इंसान। इस बात की ओर यहां संकेत, यानी वे भूख से इतने ज्यादा पीड़ित हैं कि उन्हें किसी का होश नहीं है, किसी की परवाह नहीं है, केवल अपनी ही भूख की उन्हें परवाह है। अगला बिंदु देखिए, घीसू और माधव कौन है? अब उनका परिचय लेखक ने दिया है। घीसू और माधव जाति से चमार है, यानी दलित वर्ग के हैं, और गांव में अकर्मण्यता यानी आलस, निकम्मेपन के लिए प्रसिद्ध हैं, बदनाम हैं। कोई, सब जानते हैं कि घीसू और माधव कोई काम करने वाले नहीं है, इसलिए गांव में उन्हें मजदूरी कहीं नहीं मिलती, कोई उन्हें अपने काम पर नहीं रखता। गांव के लोग, जब उनके पास कोई और उपाय नहीं होता और उन्हें काम करवाना जरूरी होता है, तब लेखक ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि गांव के लोगों के पास जब कोई चारा नहीं होता तब वे इन्हें काम पर बुलाते हैं। तो जब कोई चारा नहीं होता तो वो अपनी मानसिकता बना लेते हैं कि दो व्यक्तियों को बुलाना है काम पर, और काम कितने का मिलेगा? एक व्यक्ति के द्वारा किया गया काम उनको मिलेगा। जब इस तरह की मानसिक स्थिति में वो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, अपने आप को इसके अनुसार ढाल लेते हैं, तब वे इन दोनों को काम पर बुलाते हैं। दूसरी बात ये कि घीसू अगर एक दिन काम करता है तो 3 दिन आराम करता है, और माधव थोड़ी देर काम करता है और 1 घंटे चिलम पीने में समय व्यर्थ करता है। यानी दोनों कहीं भी जाते हैं काम पर, एक साथ जाते हैं, लेकिन काम दोनों मिलकर करते हैं। लेकिन दोनों व्यक्ति 2 जनों का काम नहीं, केवल एक ही जने का काम करते हैं। इस कदर अकर्मण्यता उनके व्यक्तित्व में घर कर गई है। आगे चलते हैं। इसी समय जब अलाव के पास बैठे हैं, वे लोग आलू भून कर खा रहे हैं दोनों पिता पुत्र, तो घीसू को 20 साल पहले की बात याद आती है। ध्यान कर लेंगे कितने साल पहले के भोज की घटना याद आती है। घीसू को 20 साल पहले के भोज की घटना याद आती है, क्योंकि देखिए भूखे हैं और आलू, भुने हुए आलू खाकर, वो भी चोरी के आलू से पेट भर रहे हैं। तो अब अपने आप को आनंद देना है, भोजन, स्वादिष्ट भोजन करने का। तो मनुष्य की मानसिकता होती है कि जिस चीज की उसे ज्यादा इच्छा होती है, ज्यादा ललक होती है, ज्यादा लालसा होती है, उसी के स्वप्न देखता है, उसी के विषय में वो सोचता है। तो इन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है स्वादिष्ट भोजन की, जो उन्हें जीवन में मिलता नहीं है। तो इसलिए वो अपने उस इच्छा को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, घीसू 20 साल पहले किसी ठाकुर की बारात में गया था, और वहां पर जो उसने भोजन किया था, जो भोज खाया था, उसको याद करके आनंदित होता है, खा रहा है भुने हुए आलू। लेकिन स्वप्न किसका ले रहा है? उस भोज का जो उसने 20 साल पहले जहां भोजन किया था, और आनंद प्राप्त कर रहा है। और माधव मन ही मन जब सुन रहा है कि इस तरह की देसी घी की पूरियां थी, बहुत विस्तृत वर्णन करता है, 3 तरह की सूखी सब्जियां, एक रसे वाली तरकारी, और मिठाइयों का कोई अंत नहीं, और भोजन के बाद पान और इलायची का भी इंतजाम था। लेकिन वो ये स्पष्ट करता है घीसू कि मेरा पेट, मैं इतना ज्यादा, 50 से ज्यादा पूरियां मैं खा चुका था, और मेरा पेट इतना भर चुका था कि मैं खड़े होने की स्थिति में नहीं था, इसलिए मैंने पान सुपारी नहीं लिया और मैं जाकर सीधा अपने कंबल पर लेट गया। तो इस तरह की सारी घटना को याद करते हुए वो आनंदित होता है, और माधव जो कि सुन रहा है, वो मन में सोचता है कि अब हमें कोई ऐसे भोज पर नहीं बुलाता है। यानी अब पुराने जमाने में, आज से 20 साल पहले, इस प्रकार के भोज दिया करते थे कि चाहे कोई उच्च जाति का हो, चाहे कोई निम्न जाति का, सभी को समान रूप से भोज में बुलाया जाता था। लेकिन जैसे जैसे सभ्यता ने विकास किया है, सामाजिक भेदभाव, ऊंच नीच,
आदि सब कुछ इतने बढ़ गए हैं और पूंजीवादी मनोवृत्ति के चलते व्यक्ति इतना संकुचित हो गया है कि वो इस तरह के भोज आयोजित नहीं करता। ये बातचीत होती है दोनों पिता पुत्र के बीच। अगला बिंदु देखिए, आलू खाकर दोनों अलाव के सामने ही अपनी धोतियां ओढ़ करके आराम से सो जाते हैं। सवेरे माधव उठता है और जाकर अपनी पत्नी को झोंपड़ी में देखता है तो वो देखता है कि उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, यानी पत्नी मृत पड़ी है, उसका बच्चा पेट में ही मर गया था। और इसका जो चित्रण उसकी लाश का किया है प्रेमचंद ने, वो बहुत ही दिल दहला देने वाला है कि उसके चेहरे पर मक्खियां भिनक रही हैं और इस तरह का, जो कि सामाजिक यथार्थ का संकेतक है कि किस प्रकार एक स्त्री जो प्रसव वेदना से पीड़ित है वो उपेक्षा का शिकार होती है, अपने जीवन में पीड़ा भोग भोग कर जो इस संसार से विदा होती है। दोनों पिता पुत्र, अब मृत्यु हो गई है तो दोनों पिता पुत्र छाती पीट पीट कर रोने लगते हैं, लेकिन उन्हें कभी चिंता होती है कि लकड़ी और कफन का इंतजाम भी करना है, क्योंकि अब अंतिम संस्कार तो करना ही पड़ेगा और पैसा दोनों के पास एक भी नहीं है। जब भोजन के लिए पैसा नहीं है तो अंतिम संस्कार के लिए पैसा तो क्या होगा। तो किस तरीके से वो सारी व्यवस्थाओं को चुनौती देते हुए अपने कार्य को संपन्न करते हैं, ये हम कहानी में आगे देखेंगे। तो कफन और लकड़ी की फिक्र उन्हें रोने का भी अवसर नहीं देती, यानी वे चुप हो जाते हैं। और सबसे पहले वे दोनों कहाँ जाते हैं? जमींदार के पास जाते हैं। जमींदार उनसे नफरत करता है मन ही मन, क्योंकि वह जब भी बुलाता है उनको काम के लिए वे कभी नहीं आते, ना पलटकर कोई जवाब देते हैं। तो उस स्थिति में जमींदार मन ही मन उनसे नाराज है। तो लेकिन जैसे ही उनकी शक्ल देखता है उसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी जब उनकी दुख भरी दास्तान सुनता है तो बड़ी उपेक्षा के भाव से कि पीछा छूटे 2 रुपए उनको दे देता है। अपनी व्यथा सुनाकर वो 2 रुपए पाते हैं। कितने रुपए जमींदार से पाए ये आपको ध्यान में रखना है, और सबसे पहले वो कहाँ गए? जमींदार के पास गए, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार अब वो क्या करते हैं, बहुत होशियार है घीसू कि वो जमींदार के द्वारा दिए गए 2 रुपयों की चर्चा गांव में महाजनों बनियों के पास, जो कि संपन्न वर्ग के लोग थे, उनके पास जाकर करता है। और सभी शर्म में गांव के बनिए महाजन उसे थोड़े बहुत पैसे, कोई 2 आना कोई 4 आना ऐसे देते हैं, और कुल मिलाकर के वो कफन के नाम पर 5 रुपए इकट्ठे कर लेते हैं। 5 रुपए उस समय के दौर में बहुत अच्छी एक रकम हुआ करती थी। कफन के लिए खरीदने के लिए आप वे जाते हैं, गांव में हर दुकान पर जाते हैं, कहीं रेशम का कफन है, कहीं सूती कफन है, उसकी काफी विस्तृत उसका वर्णन प्रेमचंद ने किया है, लेकिन उन्हें कुछ भी जमता नहीं। और अंततः क्या होता है, वो 5 रुपए लेकर मधुशाला में जाते हैं और जमकर शराब पीते हैं और बहू के लिए कफन न खरीद पाने को उचित ठहराते हैं। देखिए, अब क्योंकि कफन के लिए इकट्ठे किए गए पैसों से क्या करते हैं, मधुशाला में जाकर के शराब पीते हैं और आपस में बातचीत करते हैं। तो घीसू कहता है कि देखो क्या विडंबना है कि जिसको जीते जी शरीर तन ढकने के लिए एक चिथड़ा नसीब नहीं हुआ, उसे मरने के बाद कफन चाहिए। इससे किस बात पर चोट है? ये व्यंग्य है समाज की उस संवेदनाहीन व्यवस्था पर, जिसमें जीते जी पीड़ा भुगत रही एक स्त्री की मदद करने के लिए, उसके इलाज के लिए पैसे देने के लिए कोई आगे नहीं आता। लेकिन जब वही स्त्री की मृत्यु हो जाती है, वो स्त्री मर जाती है, तो उसके कफन के लिए सभी चंदा इकट्ठा करके दे देते हैं। तो उस जो वो परंपरा है, जो वो मानसिकता है, उस पर चोट की है यहाँ प्रेमचंद ने। आगे पैसे खर्च हो जाते हैं, जब सारे खूब अच्छी तरह से भोजन करते हैं, शराब पीते हैं, तो माधव घीसू से पूछता है कि जब लोग कफन के बारे में पूछेंगे तो क्या जवाब दोगे। तो देखिए किस तरीके का जवाब देता है घीसू। आगे चलते हैं। घीसू सीधा सा जवाब देता है कि कह देंगे कमर से खिसक गए और ढूंढने पर भी नहीं मिले, यानी कमर में रखे थे अपने कमरबंद में बांध करके, लेकिन कहां गिर गए, खूब ढूंढा लेकिन वो पैसे नहीं मिले। ये बात कहता है, लेकिन वो मन ही मन जानता है कि लोग इस बात पर उसकी विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक अकर्मण्य और निकम्मे आलसी व्यक्ति के रूप में समाज में, गांव के समाज में बदनाम है। तो वो कहता है, वह फिर हंसते हुए यह भी कहता है, वो जानता है कि लोग उसकी बात नहीं मानेंगे, तो वह फिर हंसते हुए यह भी कहता है कि लोग इस बात पर विश्वास तो नहीं करेंगे, परंतु फिर भी वे ही रुपए देंगे। क्यों? समाज की ये व्यवस्था है कि जीते जी भले ही उन्होंने हमारी सहायता न की हो,
लेकिन मृत्यु के बाद कफन का पैसा वे जरूर देंगे। और इसके आगे वो ये भी कहता है, बस फर्क इतना होगा कि पहले जो पैसे कफन के लिए दिए लोगों ने वो हमारे हाथ में दिए, लेकिन अब वो हमारे हाथ में नहीं देंगे, बल्कि क्या करेंगे, सीधे कफन का इंतजाम करेंगे और अंतिम संस्कार करवा देंगे। तो ये सारी स्थितियां उसे पता है, इतना मनोविज्ञान, इतनी समाज की व्यवस्था को गहराई से जानता है घीसू, और घीसू के माध्यम से उस समय के सामाजिक सत्य को अभिव्यक्त करते हैं बहुत ही यथार्थपरक भाषा और शैली में प्रेमचंद। आगे चलते हैं। शराब पीने के बाद दोनों पूरी सब्जी चटनी अचार से भरपूर खाना खाते हैं। क्यों? क्योंकि शुरुआत से ही, उस कहानी के प्रारंभ से ही ये ज्ञात हो जाता है पाठक को कि इनके जीवन की सबसे बड़ी लालसा है। देखिए, हर व्यक्ति की अपनी लालसा होती है इच्छा की, कि कोई चाहता है कि मैं बड़ी बड़ी मोटर गाड़ियों में घूमूं, कोई चाहता है मैं बड़े बड़े बंगलों में रहूं, कोई चाहता है मेरा बैंक बैलेंस बहुत हो, कोई चाहता है मुझे खाने पीने को अच्छी अच्छी चीजें मिलें या मैं पौष्टिक भोजन करूं। तो उस तरह के समाज में जहां इस तरह की पूंजीवादी मनोवृत्ति विकसित हो रही थी, घीसू और माधव का जीवन का एक ही उद्देश्य था कि उन्हें भरपेट और स्वादिष्ट भोजन मिले। तो जब शराब पी चुकते हैं, उसके बाद वे सामने ही एक भोजन की दुकान पर जाते हैं और वहां से पूरी सब्जी चटनी अचार सभी तरह के व्यंजन लेकर के खाते हैं। और फिर जो खाना इतना खरीद लेते हैं कि उसमें से खाना बच भी जाता है, उनका पेट पूरी तरह से भर जाता है। तो सामने एक भिखारी है जिसको वो खाना खाते समय बराबर देख रहे थे कि वो बहुत ही भूखा है और ललचाई दृष्टि से उनकी तरफ देख रहा है। तो उस भिखारी को खाना, बचा हुआ खाना वो दे देते हैं। इस आनंद को लूटते लूटते दोनों बुधिया को आशीर्वाद देते हैं। अब ये आनंद जब लूट रहे हैं, भोजन का आनंद, क्योंकि उनके जीवन का चरम आनंद था, तो वो बुधिया को मनी मन आशीर्वाद देते हैं कि बेचारी बहुत अच्छी थी, उसने बहुत पुण्य का काम किया कि हमारी जो जीवन भर की लालसा थी उसे उसने पूरा कर दिया, मरते मरते भी हमारी इच्छा को पूरा कर गई। और वो इच्छा क्या थी? स्वादिष्ट और भरपेट भोजन पाने की इच्छा। और भगवान से उसे स्वर्ग देने की प्रार्थना भी करते हैं। अंततः माधव ये सोचकर चीखें मार मार कर रो पड़ता है। अचानक उसे अपनी पत्नी की याद आ जाती है और वो चीखें मार मार कर रो पड़ता है कि उसकी पत्नी ने जीते जी बहुत दुख झेला। और दोनों आपस में बात करते हैं। घीसू उसे यह कहकर तसल्ली देता है कि तुझे तो खुश होना चाहिए कि वह इस माया जाल से मुक्त हो गई, यानी यहाँ संसार में वो सुखी नहीं थी, वो बहुत प्रकार के कष्ट झेल रही थी, तो अच्छा ही है कि मरकर वो इस संसार के कष्टों से मुक्त हो गई। माया जाल यानी सांसारिक जो पीड़ाएं वो भुगत रही थी, उन सब से उसे मुक्ति मिल गई। इसके बाद दोनों मस्त होकर गाने लगते हैं, ठगिनी क्यों नैना झमकावे, यानी अपनी पीड़ा को, अपने आप को, अपने जीवन की विसंगतियों को, विषमताओं को भुलाने के लिए वो गीत गाकर नृत्य करते हैं, ठगिनी क्यों नैना झमकावे। और वे नाचते हैं, कूदते हैं और अंत में नशे में धुत होकर गिर जाते हैं। और यहीं पर दोस्तों कहानी समाप्त हो जाती है। तो आप देखिए, कहानी में केवल और केवल यथार्थ है। कहानी का प्रारंभ, मध्य, चरमोत्कर्ष और अंत का जो क्रमिक विकास है, जो शिल्प है कथानक का, वो भी यहां पर नहीं है। केवल और केवल एक ही ध्वनि निकलती है इस कहानी की कथा वस्तु से कि ये एक यथार्थवादी कहानी है। इसको पढ़कर ऐसा लगता है जैसे हम कहानी नहीं पढ़ रहे, बल्कि समाज में किन्हीं दो व्यक्तियों को ऐसा करते हुए देख रहे हैं। उनके जीवन के साक्षात प्रत्यक्षदर्शी बने हुए हैं हम। इस कहानी को पढ़कर ऐसा लगता है। यही कारण है कि डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव ने इसे एक यथार्थवादी कहानी प्लस और क्या कहा है, नई कहानी, पहली नई कहानी कहकर के संबोधित किया है। आगे चलते हैं। अब तक हमने जो कुछ भी पढ़ा वो इन महत्वपूर्ण पंक्तियों के माध्यम से आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो देखिए, एक ये अवतरण है जो ये बताता है, कहानी का एक अंश है जो ये बताता है कि किस प्रकार के घीसू और माधव थे। चमारों का कुनबा था, यानी वे चमार जाति के थे और सारे गांव में बदनाम थे। बदनाम क्यों थे? चरित्रहीनता की वजह से बदनाम नहीं थे, बल्कि निष्क्रियता और अकर्मण्यता और आलस की वजह से बदनाम थे। घीसू एक दिन काम करता, याद रखेंगे, एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता था। माधव इतना कामचोर कि आधे घंटे काम करता तो घंटे भर चिलम पीता, याद रखेंगे। इसलिए उन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती थी। घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी, यानी जब तक भोजन की थोड़ी बहुत, आधे अधूरे भोजन की भी व्यवस्था घर में मौजूद होती कि इसको एक एक रोटी भी खा लेंगे, तो अब तक वे काम पर नहीं जाते थे। इस कदर आलसी और कामचोर थे दोनों।
जब 2-4 फाके हो जाते और जब वो अनाज, मुट्ठी भर अनाज खत्म हो जाता और उसके बाद भूखे 2-4 दिन काट लेते, उसके बाद घीसू जाता और पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़कर लाता और माधव उन लकड़ियों को बाजार में बेच आता। और जब तक वे पैसे हाथ में रहते वो इधर उधर घूमते रहते, मारे मारे फिरते गांव में, लेकिन काम नहीं करते। और जब फाके की नौबत आ जाती, जब फिर से भूखे मरने की नौबत आ जाती, तब फिर लकड़ियां तोड़ते या मजदूरी तलाश करते। और गांव में काम की कोई कमी नहीं थी, लेकिन करने वाले दोनों में से कोई भी नहीं थे। अगला अंश देखते हैं। किसानों का गांव था। काम की कमी क्यों नहीं थी? क्योंकि गांव किसानों का था और खेतों में काम करने के लिए मजदूर तो चाहिए ही होते हैं। किसानों का गांव था और मेहनती आदमी के लिए गांव में 50 काम थे, लेकिन घीसू और माधव दोनों में से एक भी व्यक्ति मेहनती नहीं था। मगर इन दोनों को लोग उसी वक्त बुलाते जब दो आदमियों से एक का काम पाकर भी संतोष कर लेने के सिवा उनके पास और कोई चारा नहीं होता था। यानी पूरी तरह से जो व्यक्तित्व है घीसू और माधव का, उसका पूरा खांचा अभिव्यक्त कर दिया है, चित्रित कर दिया है प्रेमचंद ने। अब अगले अंश पर आते हैं। घीसू की स्त्री का तो बहुत दिन हुए देहांत हो गया था, यानी माधव की जो मां थी वो बहुत समय पहले ही मृत्यु उनकी हो गई थी। माधव का ब्याह पिछले साल हुआ था, यानी बुधिया जो माधव की पत्नी थी वो बहू बनकर के 1 साल पहले ही इस घर में आई थी। जब से यह औरत आई थी उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी। उससे पहले तो घीसू और माधव अकेले रहते थे, तो किसी प्रकार की कोई व्यवस्था घर में नहीं थी। लेकिन जब से बुधिया आई तो उसने खानदान में व्यवस्था की नींव डाली। प्रश्न पूछा जा सकता है कि खानदान में व्यवस्था की नींव किसने डाली? तो आपको ध्यान रखना है, बुधिया ने डाली, पिसाई करके। अब कैसे वो व्यवस्थित करती थी दोनों के भोजन को? पिसाई करती थी, यानी दूसरों का अनाज पीसती थी, या घास छीलकर, जो भी पैसा मिलता था दूसरों के खेतों में घास छीलकर, उससे वो रोज 1 सेर, यानी 1 किलो आटे से थोड़ा ज्यादा होता है सेर, उसका इंतजाम कर लेती ताकि दोनों को भोजन करा सके। और वह दोनों बेगैरतों का दोजख भरती थी। वैसे तो दोजख का मतलब होता है नर्क दोस्तों, लेकिन यहां पर प्रेमचंद इसको घीसू और माधव के पेट के लिए संकेत कर रहे हैं इस शब्द के माध्यम से। जब से वह आई ये दोनों और आलसी और आराम तलब हो गए थे, क्योंकि उन्हें बैठे बिठाए 1 सेर आटा रोज ले आती थी वो, और इस प्रकार से उनका पेट भर जाता था, तो भला उन्हें काम करने की क्या जरूरत थी। बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे, और अगर कोई काम पर बुलाने आता तो उसे अकड़ कर जवाब भी देने लगे थे। इस तरह का उनके स्वभाव में परिवर्तन आया था। कोई कार्य करने को बुलाता तो निर्व्याज, यानी बिना वजह सीधे सीधे भाव से दुगनी मजदूरी मांगते। तो जितनी मजदूरी दूसरे लोग मांगते हैं उससे दुगनी मजदूरी ये मांगते। किसी को कोई बहुत विवश होता तो दुगनी मजदूरी देकर भी इनको काम पर बुलाता। और क्या करते ये लोग? 2 जने होकर भी, 2 व्यक्ति होकर भी 1 व्यक्ति के बराबर ही काम करते थे। वही औरत जिसने इतनी व्यवस्था घर में की, प्रेमचंद कहते हैं कि वही औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी, और ये दोनों शायद इस इंतजार में थे कि वह मर जाए तो आराम से सोए। यानी किस तरह एक संवेदनहीन समाज होता जा रहा है, उस बात की ओर संकेत किया है प्रेमचंद ने यहां। अगला अंश देखिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंश है दोस्तों, क्योंकि इस अंश के द्वारा ये पता चलेगा कि घीसू और माधव के इस प्रकार के व्यक्तित्व को गढ़ने में प्रेमचंद का दृष्टिकोण क्या रहा, क्यों वे ऐसे व्यक्तित्व के रूप में विकसित हुए, इससे स्पष्ट हो जाएगा। तो देखिए, जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से बहुत अच्छी नहीं थी, यानी उनकी किनकी? घीसू और माधव की। घीसू और माधव मेहनत नहीं करते थे, अकर्मण्य और आलसी थे, लेकिन जो लोग मेहनत करते थे, उन्हीं की जाति के जो लोग मेहनत करते थे, उनकी हालत भी उनके जैसी थी, यानी उनको भी फाके करने पड़ते थे। तो फिर एक व्यक्ति अगर थोड़ा भी चिंतनशील है तो वो क्या सोचेगा कि मेहनत करने से भी अगर यही पीड़ा मिलनी है भूखे रहने की, तो मेहनत करने से क्या लाभ। तो उसी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप घीसू और माधव अकर्मण्य हो गए थे। ये बात कौन कहना चाहते हैं? प्रेमचंद कहना चाहते हैं। संकेत क्या है कि महाजन व्यवस्था और पूंजीवादी व्यवस्था के कारण
किसानों मजदूरों का शोषण इस कदर किया जा रहा था, उन्हें भरपेट भोजन भी नहीं मिलता था, उनको उनकी मेहनत जितनी करते थे वे लोग उसकी पूरी मजदूरी भी नहीं दी जाती थी। यानी जो मेहनत कर रहे हैं वे भी भूखे मर रहे हैं और जो मेहनत नहीं कर रहे वे तो भूखे मर ही रहे हैं। तो इस बात के द्वारा ये स्थिति स्पष्ट करना चाहते हैं प्रेमचंद कि जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से बहुत कुछ अच्छी नहीं थी और किसानों के मुकाबले वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना जानते थे कहीं ज्यादा संपन्न थे, वहां इस तरह की मनोवृत्ति पैदा हो जाना कोई अचरज की बात नहीं थी। क्या कहना चाहते हैं प्रेमचंद? प्रेमचंद कह रहे हैं कि पहली बात तो जो मेहनत कर रहे थे वो भी भूखे मर रहे थे, दूसरी बात जो किसान थे जो अपने खेत में मजदूरी करके मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाने का प्रयास करते थे, उनसे कौन से लोग ज्यादा अच्छे थे? उनसे वे लोग ज्यादा अच्छे थे जो उन किसानों की कमजोरियों का फायदा उठाकर, उनके जीवन की मजबूरियों का फायदा उठाकर उनको मजदूरी नहीं देते थे और उनका शोषण करते थे और अपने आप को संपन्न बनाते थे। यानी कौन लोग? महाजन, जो कर्ज देते थे ऊंची ब्याज पर और इतनी ऊंची ब्याज पर जिसका कि चुकाना किसानों के लिए मजदूरों के लिए संभव ही नहीं थे, वो महाजन। और दूसरा पूंजीपति वर्ग। देखिए पूंजीपति वर्ग, शोषक और शोषित वर्ग जो प्रगतिवाद की मूल अवधारणा है, उस शोषक और शोषित वर्ग की ओर संकेत कर रहे हैं यहां, क्योंकि ये कहानी प्रेमचंद के प्रगतिवादी दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करने वाली कहानी है। तो वो कहते हैं कि ऐसे समाज में जहां पर मेहनत करने वाला तो पीड़ित था, दुखी था और उसका लाभ उठाने वाले, उसका शोषण करने वाले लोग बहुत अमीर थे, धन संपन्न थे और ऐशो आराम और सुख सुविधाओं की जिंदगी जी रहे थे। ऐसे समाज में अगर कोई व्यक्ति इस तरह घीसू और माधव की तरह निष्क्रिय हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है कि वो व्यक्ति ये समझ गया है कि मेहनत करने पर भी अगर दो भरपेट स्वादिष्ट भोजन खाने को नहीं मिलता जो जीवन की मूलभूत आवश्यकता है, तो फिर मेहनत करने से क्या लाभ। तो इस तरह की जो मनोवृत्ति है उसका कारण शोषणवादी वृत्ति बताया है प्रेमचंद ने। आगे चलते हैं। हम तो कहेंगे कि घीसू किसानों से कहीं ज्यादा विचारवान था। क्यों विचारवान था? क्योंकि उसने इस सारी स्थिति का मूल्यांकन कर लिया मन ही मन में और वो निष्क्रिय हो गया। जो किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले, किसानों के विचार शून्य समूह से क्या मतलब है कि वे किसान जो अपनी स्थिति पर सोचते नहीं हैं, उसके पक्ष और विपक्ष पर विचार नहीं करते और बिना सोचे समझे मूर्खों की तरह केवल दिन रात खेतों में काम किया करते हैं और उसके बाद भी भूखे मरते हैं। क्यों? क्योंकि पूंजीपति और महाजन लोग उनका शोषण करते हैं, उन्हें उनके हक का पैसा, उनके हक की मजदूरी नहीं देते। लेकिन घीसू विचारवान था क्योंकि उसने इस सारी स्थिति का मूल्यांकन करके काम करना ही छोड़ दिया था। और दूसरे किसान कैसे थे? वे विचार शून्य थे, तो इसलिए उनके समूह में शामिल नहीं हुआ। और किसके समूह में शामिल हो गया? इनके समूह में शामिल होने के बदले बैठकबाजों की कुत्सित मंडली में जा मिला। बैठकबाज यानी जो इधर उधर बैठकर बातें बनाकर, इधर उधर बैठकर अपना समय व्यर्थ गंवाया करते हैं, कोई भी काम नहीं करते, ऐसे लोगों की, ऐसे फालतू लोगों की मंडली में शामिल हो गया घीसू। क्यों? क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि मेहनत करने से भी उसके जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी होने वाली नहीं है। उसे यह तकसीन तो थी कि अगर वह फटे हाल है, क्योंकि इस स्थिति से उसे क्या तसल्ली थी? मन ही मन उसे तसल्ली थी कि अगर वो फटे हाल है, उसके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है, तो कम से कम उसे किसानों की सी जी तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती कि जो दूसरे किसान हैं जो खेतों में काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी फटे हाल हैं, फिर भी उनके पास पेट भरने के लिए भोजन नहीं है, तो उनसे स्थिति उसकी बेहतर है क्योंकि वे तो मेहनत कर रहे हैं, अपने आप को खत्म कर रहे हैं, अपना शोषण करवा रहे हैं, लेकिन वह मेहनत नहीं कर रहा और उसकी सरलता और उसकी निरीहता से दूसरे लोग बेजा फायदा नहीं उठाते। उसे दूसरी तसल्ली क्या थी? दूसरी तसल्ली ये थी कि जिस तरह से महाजन और पूंजीपति लोग सरल और भोले भाले किसानों का शोषण करते थे, उनकी मेहनत का स्थितियों का, उनके जीवन की विवशताओं का फायदा उठाते थे, कम से कम उसके जीवन का, उसके भोलेपन का, उसकी सरलता का फायदा तो कोई नहीं उठाता। यानी दो प्रकार की तसल्लियां थी उसे, इसलिए वो जैसा था, जिस हाल में था,
निष्क्रिय था, अकर्मण्य था, बदनाम था गांव में, लेकिन वो अपने जीवन से संतुष्ट था, क्योंकि उसने ये समझ लिया था कि इस जीवन से वो कितनी भी मेहनत कर ले, मुक्ति उसे नहीं मिलेगी, ये पीड़ाएं उसे भोगनी ही पड़ेंगी, क्योंकि यही उस समय के समाज का सत्य था। आगे चलते हैं। अब महत्वपूर्ण संवादों की बात आती है। मैंने आपसे जिक्र किया था कि जब अलाव के पास दोनों पिता पुत्र भूनकर आलू खा रहे हैं और एक भोज की याद आती है, तो उस भोज को कैसे शब्दों में यहां वर्णन किया है प्रेमचंद ने, देखिए, वह भोज नहीं भूलता, तब से फिर उस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला। देखिए, दो बातें हैं, उस तरह का खाना, चलिए कोई बात नहीं, उस तरह का खाना ना मिले, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा एक निर्धन व्यक्ति को, एक उपेक्षित वर्ग के व्यक्ति को उस तरह का खाना मिले, लेकिन भरपेट भी नहीं मिला। यानी स्थिति क्या है समाज की कि एक व्यक्ति को भरपेट भोजन तक नहीं मिल रहा, तो वो याद करता है, वह भोज नहीं भूलता, तब से फिर उस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको भरपेट पूरियां खिलाई थी, यानी जिस बारात में वो गए थे ठाकुर साहब की, वहां जो लड़की वाले थे उन्होंने सबको भरपेट पूरियां खिलाई थी। दोबारा शब्द लिखा जा रहा है सबको, यानी ऊंच नीच जाति आदि के भेदभाव से मुक्त होकर उस भेदभाव को भोजन कराने में ध्यान नहीं रखा गया था, सबको भरपेट पूरियां खिलाई थी। और क्या, छोटे बड़े यानी उच्च वर्ग के निम्न वर्ग के सब ने पूरियां खाई और असली घी की पूरियां खाई। ये भी भेदभाव नहीं था कि उच्च वर्ग के लिए असली घी की पूरियां बने और निम्न वर्ग के लिए तेल की पूरियां बने, बल्कि सब ने असली घी की पूरियां खाई। और याद करता है, चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, मिठाई। अब क्या बताऊं, इस भोज में क्या स्वाद मिला, कोई रोक टोक नहीं थी, जितना मर्जी खाओ। तो ये जो संवाद है, ये किस कदर भूखापन है दोनों पात्रों की जिंदगी में, किस तरह से वो एक भरपेट भोजन के लिए तरसते हैं, उस बात की ओर संकेत करता है ये संवाद। और यदि इस संवाद की पंक्तियां आए तो ये संवाद घीसू ने माधव से कहा है। इस कहानी की सबसे बड़ी मजेदार बात यह है दोस्तों कि अधिकांश संवाद घीसू ने माधव से ही कहे हैं, क्योंकि कुल 3 पात्र हैं, जिनमें से बुधिया की तो मृत्यु ही हो जाती है। अगला देखिए, और जब मुंह धो लिया, इसके आगे की बात बता रहा है वो, और जब मुंह धो लिया यानी कुल्ला कर लिया भोजन करने के बाद, तो पान इलायची भी मिली, मगर मुझे पान लेने की कहां सुध थी। खड़ा ना हुआ जाता था, क्योंकि इतना खा लिया था कि अब खड़ा होना मुश्किल हो गया था, तो खड़ा ना हुआ जाता था, चटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया। ये कथन भी घीसू माधव से कह रहा है। आगे चलते हैं, अगला संवाद देखते हैं। शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रियाकर्म में मत खर्च करो, पूछो गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहां रखोगे। बटोरने में कमी नहीं है, हाँ खर्च में किफायत सूझती है। ये कथन भी घीसू ने माधव से कहा। इसका प्रसंग क्या है, जब वो उस भोज की 20 साल पुराने भोज की चर्चा करता है माधव के सामने, तो माधव उसका आनंद महसूस करते हुए और एक अफसोस सा जाहिर करता हुआ कहता है कि अब कोई इस प्रकार के भोज नहीं खिलाता। तब उसके जवाब में वो कहते हैं कि आजकल उतना खुलापन विचारों का नहीं है। अब तो शादी ब्याह का आयोजन होता है तो भी पूंजीपति वर्ग के जो लोग हैं, महाजन वर्ग के जो लोग हैं, वो कम से कम खर्च में अपना काम निकालना चाहते हैं। तो शादी ब्याह में मत खर्च करो, यानी शादी ब्याह में भी खुलकर खर्च नहीं करना चाहते, क्रियाकर्म में भी खर्च करना नहीं चाहते, हर जगह केवल और केवल बचत करना चाहते हैं। आगे वो कहता है, पूछो कि ऐसे इन लोगों से जो केवल और बचत करना चाहते हैं, उनसे पूछो कि गरीबों के शोषण से जो माल इकट्ठा किया है, जो पैसा इकट्ठा किया है, उसे कहां रखोगे। इनके बटोरने में यानी शोषण कर अपनी तिजोरियां भरने में पैसे से कोई कमी नहीं है, लेकिन जब खर्च करने की बारी आती है तो ये बचत के विषय में सोचते हैं। तो उस तरह के समाज की इस वाक्य के द्वारा, इस संवाद के द्वारा उस समय के समाज की मनोवृत्ति का स्पष्ट चित्रण किया गया है, उसकी अभिव्यक्ति की गई है। ये बताया गया है कि पूंजीवादी मानसिकता के चलते समाज में किस तरह की मनस्थितियां पैदा हो रही थी, किस तरह की स्थितियां पैदा हो रही थी। अगला, कैसा बुरा रिवाज है जिसे जीते जी तन ढांकने को चिथड़ा भी न मिले, उसे मरने पर कफन चाहिए। यानी किस पर चोट है ये कथन बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। उस पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि संवाद किसका है और इसका मूल मंतव्य क्या है। इसका मूल मंतव्य है कि जो हमारे यहाँ सामाजिक आडंबर हैं, चाहे व्यक्ति भूखा मरे उसे भोजन खिलाना आवश्यक नहीं है, लेकिन मृत्यु के बाद या धर्म के नाम पर पैसा खर्च करना लाजमी है, जरूरी है। जो इस तरह की हमारे समाज में मनोवृत्ति है, उस पर चोट की गई है
इस संवाद के द्वारा कैसा बुरा रिवाज है जिसे जीते जी तन ढांकने की, अगर किसी समाज को चिंता ही थी, फिक्र ही थी, अगर मानवीयता का गुण समाज में मौजूद था, तो जिस समय तन ढांकने के लिए उस स्त्री के पास कपड़े नहीं थे, चिथड़े भी नहीं थे, उस समय उसकी सहायता करने आते तो पता चलता कि मानवीय गुण समाज में मौजूद है, मानवता समाज में विद्यमान है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मरने के बाद उसको कफन देने के लिए सब आ गए, यानी कफन जीवित रहते व्यक्ति के कपड़ों से ज्यादा जरूरी है कफन। तो उस तरह के जो सामाजिक आडंबर हैं उन पर चोट की गई है। यहाँ कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है, ये एक कथन है जो माधव के द्वारा कहा गया है। माधव कहता है, दोनों अपनी अपनी विचारधारा व्यक्त कर रहे हैं। वो कह रहा है कैसा बुरा रिवाज है कि मरने के बाद कफन चाहिए। तब माधव कहता है कफन की उपयोगिता क्या है, इस कथन का मतलब क्या है। इस कथन में व्यंजित है ये कि कफन तो अनुपयोगी है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लाश के साथ जलकर खत्म हो जाता है, वो व्यक्ति के साथ ऊपर नहीं जाता, परमात्मा के पास साथ में नहीं जाता। तो ऐसी स्थिति में कफन का कोई औचित्य नहीं है। और क्या रखा रहता है? घीसू इसके जवाब में कहता है और क्या रखा रहता है। 5 रुपए पहले मिलते कि अगर ये 5 रुपए जो कफन के नाम पर समाज के लोगों ने दिए, अगर ये पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते, यानी बुधिया के इलाज का कुछ इंतजाम कर लेते। लेकिन दुख की बात है, दुर्भाग्य की बात है, हमारे समाज की ये विडंबना है कि उस समय किसी ने कोई सहायता नहीं की। आगे चलते हैं। बड़े आदमियों के पास धन है, चाहे फूकें, हमारे पास फूकने को क्या है। ये प्रसंग क्या है? ये प्रसंग वो है दोस्तों जब घीसू और माधव बात कर रहे हैं आपस में कि कफन, मरने के बाद कफन जरूरी है। उसी समय वो कहते हैं कि किसी के मुसीबत के वक्त समाज के लोग काम नहीं आते, और वैसे वो ब्राह्मणों को अंत्येष्टि क्रियाक्रम के अवसर पर हजारों रुपए दे देते हैं। कौन देखने जाता है कि वो हजारों रुपए जिस मृत व्यक्ति के नाम पर दिए गए हैं उसे परलोक में प्राप्त होते हैं या नहीं, कोई भी देखने नहीं जाता। तो ये धार्मिक जो आडंबर हैं उन पर यहां पर चोट की गई है। तब घीसू कहता है माधव से कि बड़े आदमियों के पास धन है, वो चाहे अंत्येष्टि में फूकें, चाहे किसी भी तरीके से फूकें, उनकी इच्छा है, चाहे ब्राह्मणों पर लुटाएं। तो बड़े आदमियों के पास धन है, वे चाहे जहां उसको नष्ट करें। हमारे पास तो फूकने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए हम इस स्थिति में नहीं आ सकते, हम इस स्थिति में नहीं जी सकते। अगला, हाँ बेटा, अब जब मृत्यु हो गई है, शराब हो गई, भोजन हो गया, तब माधव घीसू से कहता है कि वो बैकुंठ में जाएगी, उसने बहुत पुण्य किए। तब घीसू जवाब देता है कि हाँ बेटा, बैकुंठ में जाएगी, यानी उसे स्वर्ग मिलेगा। किसी को उसने सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं, मरते मरते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। ये संवाद भी दोस्तों याद रखेंगे कि एक तो वो संवाद कि जीते जी जिसे चिथड़ा नसीब नहीं हुआ, मरने के बाद उसे कफन चाहिए, वो संवाद आपको याद रखना है। दूसरा ये संवाद याद रखना है कि मरते मरते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। कौन सी लालसा? भरपेट स्वादिष्ट भोजन खाने की लालसा। वह न बैकुंठ में जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे? देखिए, मोटे मोटे लोग यानी पूंजीपति और महाजन लोग, जिन्होंने गरीबों का शोषण कर करके अपनी तिजोरियां भर रखी हैं। तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं? यानी समाज और धर्म के नाम पर जो आडंबर, जो बुराइयां हमारे समाज में पनप रही हैं, उन पर करारी चोट की है यहां प्रेमचंद ने इस संवाद के माध्यम से। आगे चलते हैं। अब एक नजर डालते हैं कफन कहानी की। वास्तव में हमने कफन कहानी पढ़ ली, उसकी महत्वपूर्ण पंक्तियों के द्वारा उसको समझ भी लिया, उसके महत्वपूर्ण संवादों पर भी बात कर ली। अब बात आती है कि इन संवादों, इन पंक्तियों के माध्यम से आखिर प्रेमचंद कहना क्या चाहते हैं। तो वो मूल संवेदना जिस पर आधारित प्रश्न दोस्तों आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि उपनिवेशवाद की छत्र छाया में पल रहे सामंती समाज में कृषकों को उसकी मेहनत का कोई सुख नहीं मिलता।
यानी जो मेहनत किसान करते हैं खेतों में जाकर, जो मजदूरी करते हैं किसान, या अपने ही खेतों में जो मजदूर की तरह काम करते हैं, तो उनकी जो उपज होती है उसका अधिकांश भाग महाजन और जमींदार लोग ले जाते हैं। तो उस बात की ओर संकेत कर रहे हैं प्रेमचंद यहाँ। तो उन्होंने कहा है कि क्योंकि हम उस समय जब ये कहानी लिखी गई 1936 में प्रकाशित हुई, आपको याद होगा, तो उस समय भारत में अंग्रेजों का राज था और भारत अंग्रेजों का उपनिवेश था। और जब उपनिवेशवादी मनोवृत्ति बढ़ी समाज में, तो जमींदार और सामंत आदि जो लोग थे वे सब के सब किसानों और मजदूरों के शोषक हो गए। यानी जो वर्ग भेद था वो बढ़ता गया और शोषक और शोषित दो ही वर्ग समाज में रह गए। तो उसी बात की ओर संकेत कर रहे हैं प्रेमचंद इस कहानी के माध्यम से कि उपनिवेशवाद की छत्र छाया में जो सामंतवाद समाज में फैला, उस सामंतवाद में किसानों की इतनी दयनीय स्थिति हो गई कि वे मेहनत करते थे लेकिन उसका फल उन्हें पूरा नहीं मिलता था। दूसरी बात, आर्थिक विषमता और महाजनवाद के बढ़ते प्रभाव ने, आर्थिक विषमता यानी एक वर्ग तो बहुत अमीर है और दूसरे वर्ग इतना गरीब है कि उसके पास 2 वक्त का भोजन भी नहीं है, पहनने के लिए साधारण वस्त्र भी नहीं है, फटे पुराने वस्त्र भी नहीं है। इस कदर आर्थिक विषमता व्याप्त हो गई है। किसके कारण? उपनिवेशवाद के कारण। दूसरा समाज में क्या? महाजनवाद, महाजन व्यवस्था विकसित हो गई है। महाजन व्यवस्था यानी किसानों से मनमाना लगान वसूल किया जाता है। जब वे लगान नहीं दे पाते तो वे महाजनों के पास जाकर कर्ज लेते हैं और उस कर्ज को ऊंची ब्याज पर उन्हें दिया जाता है। और जब वह कर्ज, क्योंकि जीवन भर चुकता ही नहीं, पूस की रात में भी ये बात हमने पढ़ी थी, तब वो जो एक संस्कृति समाज में उत्पन्न होती है वो है महाजनवाद। यानी ऋण देने के नाम पर किसानों और मजदूरों को अपने शिकंजे में कर्ज के द्वारा जकड़ना, इस कदर जकड़ना कि वे ना तो जीवन को ढंग से जी पाएं ना वे मर पाएं, वो स्थिति कहलाती है महाजनवाद। के बढ़ते प्रभाव ने पारिवारिक संबंधों को खोखला करना शुरू कर दिया है। यानी इतना आत्मकेंद्रित होता जा रहा है व्यक्ति कि पिता और पुत्र के संबंध केवल साथ में रहने वाले 2 आदमियों के संबंध हैं, क्योंकि पिता होने की हैसियत से पुत्र के विषय में नहीं सोचता और पुत्र होने की हैसियत से पिता के विषय में नहीं सोचता। ये बात हम घीसू और माधव के माध्यम से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। पारिवारिक संबंधों को खोखला करना शुरू कर दिया है, इसलिए घीसू और माधव बाप बेटे न होकर साथ रहने वाले 2 आदमी भर रह गए हैं। तो ये है मूल संवेदना, यानी किसानों के शोषण की जो सभ्यता, जो सामंती समाज विकसित हुआ, उसकी पीड़ा को अभिव्यक्त करना ही कफन कहानी की मूल संवेदना है। अब बात आती है आगे के बिंदु की, घीसू और माधव की अकर्मण्यता। ये जो अकर्मण्य है यानी जो आलस इनमें छाया है, वो वास्तव में सामंती व्यवस्था का तिरस्कार है। वे क्यों आलसी हो गए? घीसू ने क्योंकि पहचान लिया, हम पढ़ चुके हैं कथन के द्वारा, घीसू ने समझ लिया था कि जो मेहनत कर रहे हैं वे भी भूखे रहेंगे, तो मैं मेहनत करके फिर भूखा क्यों मरूं, मैं अपने आप को दूसरों के द्वारा अपना फायदा क्यों उठाने दूं। तो इसलिए वो आलसी बन गया। तो सामंती व्यवस्था का एक तरह से उसने अपनी अकर्मण्यता के द्वारा तिरस्कार किया है, क्योंकि निकम्मे रहकर वे शोषक वर्ग को अपनी सरलता और निरीहता का फायदा नहीं उठाने देते। यानी ऐसा समाज जो शोषण के बलबूते पर खड़ा है, उस समाज में अकर्मण्यता अगर पैर फैलाती है तो वो एक स्वाभाविक परिणति है समाज की। कफन के पैसों से शराब पीकर और भरपेट खाना खाने का आनंद लेकर वे धर्म के नाम पर समाज में व्याप्त आडंबरों के प्रति विद्रोह करते हैं। कफन सामंती व्यवस्था के फलस्वरूप खोखले हुए मानवीय संबंधों और मूल्यहीनता की यथार्थवादी कहानी है। जो भी 2-3 बिंदु हमने अभी पढ़े, उसका निष्कर्ष है ये कथन कि कफन क्या है, वास्तव में किस प्रकार की कहानी है कि सामंती व्यवस्था के कारण, यानी सामंती व्यवस्था का मूल स्वरूप क्या है? एक शोषणवादी व्यवस्था। तो सामंती व्यवस्था के फलस्वरूप खोखले हुए मानवीय संबंधों की और मूल्यहीनता की कहानी है। कोई मूल्य वापस नहीं रह गए। झूठ भी बोलता है घीसू, और जब पैसे उड़ा देता है शराब में, तब भी वो कहता है कि हम कह देंगे जेब से, कमर से खिसक गए और ढूंढने पर भी नहीं मिले। यानी ये क्या है? ये है मूल्यहीनता। किसी भी तरह का कोई मूल्य है ही नहीं। जब माधव की पत्नी अंदर झोंपड़ी में पीड़ा से कड़हा रही है तो वो उठकर नहीं जाता। यानी एक साथी, एक जीवन साथी होने का अपना धर्म निभाता ही नहीं, क्योंकि उसके लिए उस धर्म की अपेक्षा अपने पेट भरने का धर्म ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यही है खोखले हुए मानवीय संबंध और मूल्यहीनता, जिसकी अभिव्यक्ति
अत्यंत मर्मस्पर्शी शब्दों में प्रेमचंद ने इस कहानी में की है। जैनेन्द्र, अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो मूल संवेदना के विषय में प्रेमचंद के दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करेगी कि कफन जैसी कहानियां आखिर उन्होंने क्यों लिखी। जैनेन्द्र ने एक पत्र लिखा और उसमें आस्था की बात की प्रेमचंद से, और प्रेमचंद ने उसके जवाब में क्या लिखा, मैं परमात्मा तक नहीं पहुंच सकता, यानी ईश्वर के प्रति मेरी आस्था ठीक है जितनी है, लेकिन मैं उस तरह की बातें अपने साहित्य में नहीं कर सकता। क्यों? मैं उतना विश्वास नहीं कर सकता कि मैं सब कुछ भूल जाऊं कि समाज में क्या हो रहा है, आंखें बंद करके केवल और केवल ईश्वर के भजन में लगा रहूं, वो मेरे लिए संभव नहीं। क्यों नहीं है? कैसे विश्वास करूं जब देखता हूं बच्चा बिलख रहा है, रोगी तड़प रहा है, यहां भूख है, क्लेश है, ताप है, यानी जब मुझे समाज में पीड़ित लोग दिखाई दे रहे हैं, रोता हुआ बच्चा, भूख से बिलखता हुआ बच्चा दिख रहा है, जब रोगी इलाज के अभाव में तड़पता हुआ दिखाई दे रहा है, जब जीवन केवल और केवल संघर्षों की आग बना हुआ है, ऐसी स्थिति में मैं परमात्मा में अपना ध्यान कैसे लगा सकता हूं। यानी इस बात से, इस कथन से स्पष्ट है कि प्रेमचंद की आस्था केवल और केवल मनुष्य में थी, यानी मनुष्य में आस्था होना प्रेमचंद के मानवतावादी दृष्टिकोण का परिचायक है। और यही कारण है कि कफन जैसी कहानी के माध्यम से उन्होंने जो अमानवीय स्थितियों का चित्रण किया है, उसके द्वारा वो सोए हुए समाज में मानवतावादी जीवन मूल्यों को जगाना चाहते हैं, और यही इस कफन कहानी का उद्देश्य है। अब बात आती है कफन पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो पहला प्रश्न देखिए, प्रेमचंद की कफन किस प्रकार की कहानी है? यथार्थवादी, आदर्शवादी, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी या काल्पनिक? तो हमने अभी पढ़ा ए विकल्प बिल्कुल सही है। प्रेमचंद की कफन एक यथार्थवादी कहानी है क्योंकि उसमें आदर्श की स्थापना नहीं की गई है। दूसरा प्रश्न, कफन किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? सुधा, सरस्वती, मर्यादा या चांद? तो आपको ध्यान होगा 1936 में चांद पत्रिका में कफन हिंदी में प्रकाशित हुई थी, और जामिया उर्दू की पत्रिका थी जिसमें 1935 में प्रकाशित हुई, लेकिन जामिया का यहाँ पर कहीं नाम नहीं है। दोनों में से किसी भी एक पत्रिका का ही नाम आएगा, और जो भी प्रश्न पूछा जाएगा, मुझे पूरा यकीन है कि अगर इस तरह का प्रश्न पूछा गया तो पत्रिका चांद का ही विकल्प यहां होगा, जामिया पत्रिका का विकल्प नहीं होगा। कफन का प्रकाशन वर्ष क्या माना गया है? 1931, 1932, 1936 या फिर 1935? तो सी विकल्प यहां सही है क्योंकि 1936 में चांद नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी कफन कहानी। निम्नलिखित में से कौन सा पात्र कफन कहानी से संबंधित नहीं है? कफन के कहानी के जितनी भी कहानियां हमारे पाठ्यक्रम में हैं, उन सब के पात्रों के विषय में भी हमें जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। बुधिया, घीसू, मधुआ या माधव? तो देखिए, बुधिया है, घीसू है और माधव है, लेकिन मधुआ इस कहानी का पात्र नहीं है। मधुआ नाम से जयशंकर प्रसाद की एक कहानी है। तो सी विकल्प यहां पर इसका सही उत्तर है। पांचवा प्रश्न, इतना कामचोर था कि आधे घंटे काम करता तो घंटे भर चिलम पीता, यह कथन किससे संबंधित है? घीसू से, माधव से, दोनों से या किसी से नहीं? तो ये कथन आपको याद होगा माधव से संबंधित है क्योंकि घीसू तो एक दिन काम करता था तो 3 दिन आराम करता था, ये उसकी प्रवृत्ति थी, और माधव आधे घंटे काम करता तो 1 घंटे चिलम पीता था, ये माधव की प्रवृत्ति थी। तो ये जो कथन है ये माधव से संबंधित है, तो बी विकल्प यहाँ पर सही उत्तर है। छठा प्रश्न, वसूली की आशा न रहने पर भी लोग इन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे देते थे, ये कथन कहानी में आया है, प्रेमचंद का है, लेखक का है। तो क्यों ऐसा देते? कि उन्हें पता था कि ये पैसे लौट कर नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी घीसू और माधव को कर्ज देते थे। आवश्यकता पड़ने पर वे उनसे काम करवा लेते थे, बिल्कुल गलत, क्योंकि वे किसी से दुगनी मजदूरी पर बुलाने पर भी नहीं जाते थे जब तक कि उनकी विवशता ना हो। उनकी दीनता उन्हें ऐसा करने पर विवश करती थी। वे अपाहिज थे और काम करने में असमर्थ थे, और उपर्युक्त सभी। तो इसमें बी विकल्प सही उत्तर है क्योंकि वे अपने आप को इस दीन रूप में लोगों के सामने प्रकट करते थे कि वे न चाहकर भी उन्हें कर्ज देने के लिए विवश हो जाते थे, जैसा कि जमींदार साहब के साथ हुआ। वे नहीं चाहते थे, वे जानते थे कि ये व्यक्ति निकम्मा है और इसको पैसा देने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि काले कंबल पर रंग चढ़ाने के समान है घीसू के साथ इस तरह का कोई भी व्यवहार करना। ये बात स्वयं कहानीकार ने यहाँ कही है। तो ऐसी स्थिति में, लेकिन उनकी दीन स्थिति को देखकर लोगों को दया आ जाती थी, तो बी विकल्प यहाँ पर सही उत्तर है। सातवां,
माधव कराहती हुई अपनी पत्नी को देखने क्यों नहीं जा रहा था? वह उससे प्रेम नहीं करता था, उनकी आपस में अनबन थी, वह आशंकित था कि उसके जाते ही घीसू भुने हुए आलू अधिक खा लेगा, वह अब तक एक पुत्र नहीं जन सकी थी। तो सी विकल्प बिल्कुल सही है। वो इसलिए नहीं जा रहा था क्योंकि उसे पता था कि जैसे ही वो गया घीसू सारे भुने हुए आलू खा लेगा और ऐसी स्थिति में उसे भूखा रहना पड़ेगा। अगला प्रश्न, आलू खाते समय घीसू को कितने वर्ष पहले की बारात याद आई? हमने चर्चा की थी कि बारात का भोज याद करते हैं दोनों, तो 20 वर्ष पहले के भोज की बात घीसू को याद आई। ए विकल्प यहां पर सही उत्तर है। 10वां प्रश्न, घीसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था, पंक्ति का क्या अर्थ है? घीसू संवेदनाहीन था, घीसू कामचोर था, घीसू पर दया करने का कोई असर नहीं होने वाला था, घीसू से कोई भी अपेक्षा करना गलत था। तो सी विकल्प बिल्कुल सही है, क्योंकि घीसू पर कितनी भी दया कर दो, ऐसा नहीं था कि जमींदार साहब ने उसे आड़े वक्त में पैसे दिए तो वो उनके यहाँ दौड़कर काम करने चला जाए, उसके ऊपर किसी की भी दया का कोई असर नहीं होने वाला था। तो सी विकल्प यहाँ बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलें। बुधिया की मृत्यु के बाद घीसू और माधव सबसे पहले कहाँ गए? पड़ोस में महाजन के पास, बुधिया के पीहर या जमींदार के पास? तो डी विकल्प बिल्कुल सही है। हम पढ़ चुके हैं कि वे सबसे पहले जमींदार के पास गए थे। 12वां प्रश्न, कैसा बुरा रिवाज है जिसे जीते जी तन ढांकने को चिथड़ा भी न मिले, उसे मरने पर कफन चाहिए? घीसू का यह कथन समाज की किस विकृति की ओर चोट करता है? मानवीय गुणों का अभाव, संवेदनहीनता, सामाजिक आडंबर या उपर्युक्त सभी? तो यहाँ भी डी विकल्प बिल्कुल सही है, क्योंकि मानवीय गुणों के अभाव की ओर भी संकेत हो रहा है, संवेदनहीनता जो समाज में व्याप्त हो गई है उसकी ओर भी संकेत है, और सामाजिक आडंबरों की ओर भी संकेत है कि जीवित रहते हुए सहायता करने के लिए कोई नहीं आता, लेकिन मरने के बाद कफन के लिए चंदा सभी दे देते हैं। तो डी विकल्प बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, मरते मरते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई, इस पंक्ति में किस लालसा की ओर संकेत किया गया है? बंधन मुक्त होने की लालसा, कफन के बहाने पैसा मिलने की लालसा, भरपेट स्वादिष्ट भोजन खाने की लालसा या भिखारी को भोजन खिलाने की लालसा? तो सी विकल्प बिल्कुल सही है, क्योंकि उनके जीवन की बस एक ही लालसा थी कि उन्हें किसी तरह से भरपेट स्वादिष्ट भोजन खाने को मिल जाए। तो जो चंदा लोगों ने कफन के लिए, बुधिया के कफन के लिए उन्हें दिया, उसको उन्होंने शराब पीने और स्वादिष्ट भोजन करने में खर्च किया। तो यही कारण है कि वे कहते हैं कि मरते मरते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। उसने कभी जीवन में कोई पाप नहीं किया तो उसको बैकुंठ मिलेगा ही मिलेगा। तो यहां पर सी इसका सही उत्तर है। और ये हुई दोस्तों हमारी आज की कहानी, कफन, प्रेमचंद की एक यथार्थवादी कहानी। उम्मीद करती हूं कि ये कहानी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो आप इसे पढ़िए और इसे अच्छी तरह से इस पर अपना अधिकार करिए, इसकी विषय वस्तु को समझिए, ताकि किसी भी तरह का कोई प्रश्न अगर आए प्रेमचंद से संबंधित या कफन से संबंधित, तो आप उसका जवाब, सही जवाब दे सकें।